हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय शुक्ला आपका उमा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने बीएससी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर की शुरुआत किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी, जिसमें हम लोग चार्ज फ्री रीजन में, मतलब किसी रीजन में अगर फ्री चार्ज नहीं है तो वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाप्लासिस इक्वेशन आपको बताया था। लाप्लासिस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालने के बाद E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई, पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है उसकी नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, तो हम पोटेंशियल फाइंड करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते थे। उसमें मैंने लाप्लासिस इक्वेशन के तीन फॉर्म्स आपको मैंने बताया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और लास्ट में मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको बताया था। अब एक एक बेटा सिस्टम में हम लोग लाप्लासिस इक्वेशन का सलूशन निकालेंगे। तो आज हम लोग किसी चार्ज फ्री रीजन में लाप्लासिस इक्वेशन का सलूशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक चार्ज फ्री रीजन है। लेट वी हैव गिवन a region free from all the types of charges, कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। ठीक है, दैट इज Q इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 0। उस रीजन में Q या रो की वैल्यू 0 है। तब लाप्लासिस इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? लाप्लासिस इक्वेशन, इसके पहले वाले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। बीएससी थर्ड ईयर का जो पहला वीडियो आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, तब लाप्लासिस इक्वेशन आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। उसके सभी फॉर्म्स भी बताए गए हैं आपको। लाप्लासिस इक्वेशन इज गिवन एज del 2 phi इज इक्वल टू 0। ये लाप्लासिस इक्वेशन होता है जहाँ फाई क्या है बेटा? पोटेंशियल फंक्शन। फाई इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल फंक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फंक्शन है, बोल सकते हैं आप। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होते हैं बेटा। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आप लोग जानते होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम 3 कोऑर्डिनेट से डिसाइड करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कोई बोले तो रेक्टेंगुलर अगर बोलता है तो कार्टेशियन ही है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है उस पॉइंट पर पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं? सो पोटेंशियल कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड में कोई एक, कोई दो या तीनों चेंज हो तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। लाप्लासिस इक्वेशन को सॉल्व करके डिफरेंट पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लाप्लासिस इक्वेशन को लिखना हो तो प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है, यहाँ पर फिर से लिख करके हम लोग इसका सलूशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लाप्लासिस इक्वेशन लिखेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाप्लासिस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाप्लासिस इक्वेशन in Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system क्या है?
del 2 फाई इज टू 0 है लाप्लास इक्वेशन, तो इसको लिखते हैं हम लोग del 2 फाई del x स्क्वायर प्लस del 2 फाई del y स्क्वायर प्लस del 2 फाई del z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूँकि लाप्लासियन ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाता है del 2 del x स्क्वायर प्लस del 2 del y स्क्वायर प्लस del 2 del z स्क्वायर, और del 2 फाई जब del 2 फाई पर ऑपरेट करेगा तो इस तरीके का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासेस इक्वेशन का फॉर्म है। और बेटा वेयर पोटेंशियल फाई, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई, ठीक, ये बेटा XY Z, ये है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको फाई को वास्तविकता में XY Z के फंक्शन के रूप में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में XY Z पर डिपेंड करेगा फाई। अब बेटा इस इक्वेशन के सलूशन को निकालने के लिए हम लोग वेरिएबल्स आर सेपरेबल केस का यूज करेंगे। वेरिएबल्स आर सेपरेबल केस का यूज करके इस पार्शियल सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फाई को हम 3 फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। पहला फंक्शन केवल x का फंक्शन होगा, दूसरा केवल y का फंक्शन होगा, और तीसरा केवल और केवल z का फंक्शन होगा। अब इन तीनों का प्रोडक्ट पोटेंशियल फंक्शन के बराबर मानना पड़ेगा। तो वी सॉल्व above differential equation by the method of separation of the variables, वेरिएबल्स के सेपरेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट फाई इज इक्वल टू कैपिटल X, इस तरीके से भी मान सकते हैं, हम अलग अलग फंक्शन भी ले सकते हैं बेटा, कैपिटल F(x), कैपिटल GY, कैपिटल H(x), ऐसे भी हम लोग इस फंक्शन को मान सकते हैं। वेयर fx इज द फंक्शन ऑफ x एलोन, gy इज द फंक्शन ऑफ y एलोन, hx इज द फंक्शन ऑफ x एलोन, और इन तीनों का प्रोडक्ट इस फाई के बराबर है। फाई किसका फंक्शन है? x, y और z का। तो फाई को हम 3 फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। वेयर कैपिटल F इज द फंक्शन ऑफ x एलोन, कैपिटल G इज द फंक्शन ऑफ y only, एंड कैपिटल H इज द फंक्शन ऑफ z only बेटा, यहाँ z है। तो fx, gy एंड hz के फॉर्म में हम लोग फाई को लिखेंगे। ये वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मेथड है बेटा, इसी मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन टू पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो बेटा इक्वेशन 1 क्या बनेगा देखें। सो 1 इम्प्लाइज del 2 del x स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, fx gy hz। अब इसको इस तरीके से लिखना थोड़ा बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करके लिखें जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिले। gy एंड hz प्लस del 2 del z स्क्वायर fx gy एंड hz इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पर del 2 del x स्क्वायर x का डेरिवेटिव है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसके लिए fx को तो हम वेरिएबल मानेंगे, बट gy और hz
इन दोनों को यक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लेंगे, बिकॉज फंक्शंस g एंड h आर नॉट डिपेंडिंग ऑन यक्स। और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में। सो gy एंड hz विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और इनको हम बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशियल साइन के। दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट gy hz because g and h both are depending only on y and z, not depending on x। और fx x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये वेरिएबल मानते हुए अंदर ही रखा जाएगा। तो del 2 fx बाई del x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए बेटा पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के रिस्पेक्ट में। f केवल x पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड नहीं कर रहा है। h केवल z पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो f और h को कांस्टेंट मानेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर fx और hz को हम बाहर निकाल लेंगे। fx फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ z कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। del 2 gy बाई del y स्क्वायर प्लस, अब देखिए बेटा तीसरे टर्म में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं z के रिस्पेक्ट में, तो fx और gy को कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले लेंगे। fx gy is taken out, del 2 hz del z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा हमें सारे टर्म्स को केवल एक वेरिएबल का फंक्शन बनाना है, तो हम दोनों साइड्स को fx gy hz से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई fx gy hz, ऐसा काम आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में 0 है, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर अगर fx gy hz से डिवाइड करेंगे सारे टर्म्स को, तो पहले टर्म में 1/fx बचेगा, दूसरे टर्म में 1/gy बचेगा, तीसरे टर्म में 1/hz बचेगा। और वेरिएबल्स एकदम सेपरेट हो जाएंगे। पहला टर्म केवल x का फंक्शन होगा, दूसरा टर्म केवल y का फंक्शन होगा, और तीसरा टर्म केवल z का फंक्शन होगा। तो वेरिएबल्स विल गेट सेपरेटेड और तीनों का सम 0 के बराबर माना जाएगा। ओके, स्क्रीन को पास करिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए। बहुत आवश्यक है बेटा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीधे सीधे सलूशन पूछा जाता है, तो आप बढ़िया से इसको समझ लें। बहुत सिंपल मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके ढेर सारे मेथड्स हैं। हो सकता है कि आगे की वीडियोस में हम दूसरे मेथड्स भी आपको प्रोवाइड करें, लेकिन आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत ही परफेक्ट मेथड है। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई fx gy एंड hz, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को fx gy और hz से डिवाइड कर देंगे बाई fx इंटू gy इंटू hz। ठीक, वी गेट, जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट। अब देखो यहाँ से gy hz कैंसिल, 1/fx बचेगा, 1/fx। fx इज द फंक्शन ऑफ x एलोन, del 2 fx del x स्क्वायर प्लस 1/gy del 2 gy बाई del y स्क्वायर प्लस 1/hz del 2 hz बाई del z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लें। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में सारे वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। फर्स्ट टर्म केवल x का फंक्शन है, सेकेंड टर्म केवल y का फंक्शन है, थर्ड टर्म केवल z का फंक्शन है, और इन तीनों का सम 0 है। तो निश्चित तौर पर इन तीनों को किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि x के फंक्शन में से y के फंक्शन को आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक, और इसी प्रकार से z के फंक्शन को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन तीनों का सम चूंकि 0 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये तीनों टर्म्स किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, और उन सभी कांस्टेंट्स का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो
यहाँ पर all the three terms will be equal to some constant, और उन कांस्टेंट्स को स्क्वायर के रूप में मानना है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखें, सिंस ऑल द थ्री टर्म्स LHS में आर functions of only x, only y and only z, and also their sum is equal to 0, और इनका सम 0 भी है। So all these terms will be separately equal to some constants, ये अलग अलग किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, और सम ऑफ ऑल दीज कांस्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सो लेट 1 बाई fx del 2 fx del x square is equal to c1 square, वेयर c1 इज सम कांस्टेंट, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, जो कि सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, इसलिए आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, इससे आपको आसानी होगी। 1/gy del 2 gy del y square is equal to c2 square, इक्वेशन नंबर 5। एंड थर्ड टर्म को c3 स्क्वायर के रूप में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1/hz del 2 hz by del z square is equal to c3 square, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशंस 4, 5 और 6 का यूज करके अगर वैल्यूज को पुट करें 3 में, तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3। So equation 3 can be written as c1 square plus c2 square plus c3 square is equal to 0। अब देखो बेटा, c1 c2 c3 कोई कांस्टेंट है और इन सभी के स्क्वायर्स का जो सम है 0 है, तो निश्चित तौर पर इक्वेशन 7 से आप अपने इमेजिनरी कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट का यूज करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन तीनों कांस्टेंट c1 c2 c3 में ना तो सभी रियल हो सकते हैं और ना ही सभी इमेजिनरी हो सकते हैं। इन तीनों कांस्टेंट में से कम एक रियल होगा, कम से कम एक इमेजिनरी होगा, और जो तीसरा कांस्टेंट है दैट मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। जैसे c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो तीनों कांस्टेंट्स ना तो रियल हो सकते हैं और ना ही तीनों कांस्टेंट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। इन कांस्टेंट c1 c2 c3 में से कम एक को रियल होना पड़ेगा और एक को इमेजिनरी होना पड़ेगा। तीसरा कांस्टेंट सिचुएशन के हिसाब से रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक को रियल और एक को इमेजिनरी होना बहुत जरूरी है। तो मान लिया जाए कि पहले दो कांस्टेंट c1 और c2 इमेजिनरी हैं और तीसरा कांस्टेंट c3 रियल है। इसको ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग एक जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, हमें कोई बाउंड्री कंडीशन अभी नहीं दी गई है। अगर कंडीशन दी जाती तो उससे क्लियर हो जाता कि किस कांस्टेंट को रियल होना चाहिए या किस कांस्टेंट को इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर चूंकि जनरल सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो हमें स्वयं मानना है, तो हम किन्हीं भी दो कांस्टेंट को रियल इमेजिनरी, तीसरे को रियल,
या किन्हीं भी दो को रियल, तीसरे को इमेजिनरी, इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग C1 और C2 को इमेजिनरी मान लें और C3 को रियल मान लें। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा कोड करना जरूरी है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए इक्वेशन 7 से क्लियर है कि ऑल द थ्री कांस्टेंट्स कैन नीदर बी रियल नॉर बी इमेजिनरी, at least one will be real and one will be imaginary. From equation 7 बढ़िया से सारा चीज नोट कर लीजिएगा, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। From equation 7 it is clear that all the three constants C1, C2, C3 can neither be real nor be imaginary. Neither be real nor be imaginary. At least one, any one बेटा, at least one कांस्टेंट। अब वन कांस्टेंट मीन्स C1, C2, C3 में से कोई एक वन कांस्टेंट मस्ट बी रियल एंड वन कांस्टेंट और कोई दूसरा कांस्टेंट मस्ट बी इमेजिनरी। तो एक को रियल होना पड़ेगा, एक को इमेजिनरी होना पड़ेगा, और तीसरा रियल है इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड जो बचा हुआ है तीसरा वाला, एंड थर्ड कांस्टेंट मे बी रियल आर इमेजिनरी। ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम होगा, जिसको सॉल्व करेंगे वहां से साफ साफ आपको दिखेगा। तो इन तीनों कांस्टेंट में से कम एक रियल, कम से कम एक इमेजिनरी, तो एक रियल एक इमेजिनरी होना तो तय है। अब तीसरा वाला रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चूज कर रहे हैं कि लेट C1 एंड C2 आर इमेजिनरी एंड C3 इज रियल। ऐसा मान करके हम लोग सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप C1 C2 को रियल और C3 को इमेजिनरी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग C1 C2 को इमेजिनरी और C3 को रियल मानने जा रहे हैं। सो लेट कांस्टेंट्स C1 एंड C2 आर इमेजिनरी एंड C3 इज रियल। तो C1 और C2 इमेजिनरी है और C3 रियल है। अब बेटा इमेजिनरी नंबर तो आप जानते हैं, इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखते हैं, आयोटा जेड, इस टाइप से लिखते हैं आप। आयोटा आई की वैल्यू क्या है, इसको आई ना पढ़ के आयोटा पढ़ते हैं बेटा, स्क्वायर रूट -1 होता है। अब इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू ही तो आएगी, आई स्क्वायर इंटू जेड। अब आई रूट -1 है तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस जेड ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर हम माइनस के फॉर्म में लिखते हैं तो पक्का वो मान लें कि इमेजिनरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर इज टू -2, तो ए पक्का इमेजिनरी हो जाएगा, 2i, ठीक, 2 आयोटा, ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर C1 और C2 को इमेजिनरी मान लिया है तो C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर को किसी नेगेटिव नंबर के बराबर मानना पड़ेगा, नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर मानना पड़ेगा। अब चूंकि बेटा यहाँ पर सब स्क्वायर्स में है, इसलिए उसको हम स्क्वायर में ही लेके चलें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट लगाने से बचने के लिए हम C1 स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 कितना हो जाएगा, अल्फा आई, अल्फा आयोटा। ऐसे ही C2 स्क्वायर को माइनस बीटा स्क्वायर मान लें तो C2 इज टू आयोटा बीटा हो जाएगा। और C3 स्क्वायर को चूंकि आपको C3 को रियल लेना है तो आप गामा स्क्वायर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर इसी को हम सपोज करिए कि अल्फा इक्वल टू वाई जेड मान लें तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर।
यहाँ पर सारी बेटा, यहाँ पर आई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, माइनस जेड स्क्वायर लिखा जाएगा, तो यहाँ भी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू आयोटा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मानना है। सो लेट कांस्टेंट C1 एंड C2 आर इमेजिनरी एंड C3 इज रियल, हेंस C1 कैन बी रिटन एज C1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस अल्फा स्क्वायर। अब C1 स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर लिख दिया, तो आप ध्यान से समझिए, C1 को आप लिख सकते हैं आयोटा अल्फा, भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो C1 स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो C1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी बन गया बेटा, तो C1 इमेजिनरी हो गया। C2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, तो C2 हो जाएगा आयोटा बीटा, ये भी इमेजिनरी कांस्टेंट है। एंड C3 स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, ऐसा मान सकते हैं वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर सम कांस्टेंट्स, ये सब दूसरे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड करनी होती है बाउंड्री कंडीशन के द्वारा। अब देखो बेटा, अगर C1 स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपान एफ एक्स डेल टू एफ एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर माना था, वो माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखें, सिंस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एफ एक्स डेल टू एफ एक्स डेल एक्स स्क्वायर, ये कंसीडर किया गया था, इसको मैंने C1 स्क्वायर के बराबर माना था, और C1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखें जरा ध्यान से, हेंस 1 बाई एफ एक्स डेल टू एफ एक्स डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 8 मान सकते हैं बेटा, तो 1 अपान एफ एक्स डेल टू एफ एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, इतनी वैल्यू C1 स्क्वायर के बराबर थी, C1 को इमेजिनरी मान लिया और C1 स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर मान लिया, तो 1 अपान एफ एक्स डेल टू एफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। हाँ, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग दूसरे इक्वेशंस को भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 अपान जी वाई डेल टू जी वाई डेल वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये C2 स्क्वायर के बराबर था, और C2 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, माइनस बीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। एंड थर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज एंड 1 अपान एच जेड डेल टू एच जेड डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं है क्योंकि मैंने C3 को रियल माना है। अब रियल है बेटा, तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया। अब बेटा इक्वेशन 8 और 9 को आप देखिए, ये एकदम सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग सॉल्यूशंस लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और उस सॉल्यूशन को लिखने के लिए एफ एक्स को ई की पावर के रूप में मान करके और 2 बार डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन बीएससी सेकेंड ईयर के स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, तो आप इस सॉल्यूशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन को डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन 8, 9 और 10 के सॉल्यूशन का मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालना है, जी वाई की वैल्यू निकालना है और एच जेड की वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस का यूज करके डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, फिर मैं पूरा सॉल्व करके आपको मैं समझाऊंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके समझा दूंगा। अब इसमें बेटा अगर उसको सब करेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, आपका बड़ा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए कुछ चीज़ों को डायरेक्टली भी लिखने की हैबिट आपको रखनी पड़ेगी। ठीक, सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। बहुत डिस्क्राइब करके लिखने से फिर काफ़ी जो कंटेंट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और उसमें फिर परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो समय का भी ध्यान देना होता है, इसलिए तेजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इक्वेशन 8, 9 एंड 10 को हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी सॉल्व इक्वेशंस
8, 9 एंड 10। निश्चित तौर पर बेटा इक्वेशन 8 और 9 ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस हैं, तो ये आसलेटिंग इक्वेशंस हैं, तो सिंपल हार्मोनिकली एफ और जी वाई आसलेट करेंगे और एच जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा होगा, तो एच जेड का फॉर्मेट या फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आएगा, तो इसका वेरिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा होगा। और इक्वेशन 8 और 9 से एफ और जी वाई को जब सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आसिलेटरी सोल्यूशन आपको मिलेगा, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन 8 कैन बी रिटन एज 1 बाई, इसको सीधे सीधे बेटा एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, del 2 एफ एक्स del एक्स स्क्वायर प्लस या इज इक्वल टू लिख दें माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देगा और del 2 एफ एक्स del एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा del 2 del एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव है और ये ऑपरेट कर रहा है केवल एफ एक्स को। एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स एलोन, केवल एक्स का फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव को डायरेक्टली आप टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं, चूंकि del 2 del एक्स स्क्वायर ऑपरेट कर रहा है एफ एक्स को और एफ एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, तो इस पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को हम टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो del 2 एफ एक्स del एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्टली d2 dx स्क्वायर ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टोटल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोगों ने टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर दिया है और ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, चूंकि del 2 del एक्स स्क्वायर केवल एफ एक्स को ऑपरेट कर रहा है, एक्स का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है एक्स के ही फंक्शन के लिए, तो यहाँ पार्शियल और टोटल सेम हो जाएंगे। हैंस अगर टोटल डेरिवेटिव का यूज कर लिया जाए यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तो d2 एफ एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके के इक्वेशंस का आप कई बार सोल्यूशन निकाले होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप वेव्स एंड ऑसिलेशन में आपने इसको पढ़ा होगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग सोल्यूशन लिख सकते हैं, किसके लिए, एफ एक्स के लिए, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू को निकालना ही इसका सोल्यूशन है। सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 11 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन नंबर 9 को बेटा मैं मिटा दे रहा हूं, सिमिलरली करके सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू, अब चूंकि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो कांस्टेंट लेकर के आप लिखेंगे। a1 कोई कांस्टेंट है, e की पावर आयोटा अल्फा एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट a2 e की पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस आयोटा अल्फा एक्स। Where a1 and a2 are some constants, जहाँ a1 और a2 कोई कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो बेटा where a1 a2 are some constants, अगर इसका सोल्यूशन नहीं आता है, बाय द वे वैसे तो आ रहा होगा सभी बच्चों को, चूंकि आपने सेकेंड ईयर में बढ़िया से इसको पढ़ा होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले पेपर में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। केवल कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली सोल्यूशन लिखा है और ये ऑसिलेटरी सोल्यूशन है बेटा, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिकली एफ एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेटरी सोल्यूशन है। इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 9 और 10 का सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें सिमिलरली
इक्वेशन 9 कैन बी रिटन एज d2gy dy स्क्वायर, यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल में चेंज किया गया, प्लस बीटा स्क्वायर gy इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली सोल्यूशन क्या होगा, हैंस सोल्यूशन इज गिवन एज gy इज इक्वल टू b1 वैसे a1 a2 मान लिया, a3 a4 भी मान सकते हैं बेटा, a5 a6 ऐसे भी मान सकते हैं, a1 b1 c1 ऐसे करके मान लें। और पिछले c1 से कंफ्यूज मत करिएगा, ये फाइनल सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। b1 e की पावर i बीटा y प्लस b2 e की पावर माइनस i बीटा y, ये आयोटा है बेटा, आयोटा √-1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 13 where b1 and b2 are some constants, b1 and b2 are some constants। ये कांस्टेंट्स बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो उनमें सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 कांस्टेंट होने चाहिए, सिंगल ऑर्डर के लिए अगर केवल एक ऑर्डर है तो एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हर बार 2 कांस्टेंट्स लेने पड़ रहे हैं, b1 b2 a1 a2, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 10 कैन बी रिटन एज, यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल में चेंज कर लिया, dz स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में प्लस में है तो लेफ्ट में लाने पर माइनस में हो जाएगा, hz इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, सो सोल्यूशन इज गिवन एज, अब ये एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन होगा बेटा, यहाँ पर जो hz की वैल्यू आएगी वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगी, ऑसिलेटरी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि रियल माना है हम लोगों ने, ठीक है। गिवन एज hz इज इक्वल टू c1, ये c1 बेटा पहले वाले c1 c2 c3 से एकदम अलग हैं, सब कांस्टेंट्स हैं, कोई कांस्टेंट बेटा कंफ्यूज नहीं करना है। e की पावर गामा जेड प्लस c2 e की पावर माइनस गामा जेड, आयोटा नहीं लगेगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है। इसको इक्वेशन नंबर 14 मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 14। अब इक्वेशन नंबर 12 से fx की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 13 से gy की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक, और इक्वेशन नंबर 14 से आपको hz की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ भी c1 एंड c2 कोई कांस्टेंट्स हैं, पहले वाले कांस्टेंट नहीं है जहाँ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, वो एक प्रोसेस थी पूरा समझाने के लिए, वेयर c1 एंड c2 आर सम कांस्टेंट्स, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट्स है बेटा, अलग कांस्टेंट्स हैं, आपके पास 6 कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब बेटा इक्वेशंस 12 13 और 14 से अगर हम वैल्यू को पुट कर दें किस इक्वेशन में, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या माना था हम लोगों ने, एफ एक्स जी वाई एच जेड, यही माना था ना। अब एफ एक्स की वैल्यू निकाल लिया, जी वाई की वैल्यू निकाल लिया, एच जेड की वैल्यू निकाल लिया। अब इन सभी की वैल्यूज को अगर पुट कर दें तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी और ये सोल्यूशन हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट एक्स वाई जेड पर, ठीक है। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ एक्स जी वाई एंड एच जेड इन विच इक्वेशन, in the equation of phi x y z is equal to fx gy and hz. Now putting values of fx gy and hz in the इक्वेशन phi x y z, इसको पहले माना था जहां पर मैंने बताया था कि वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड एंड बी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स। phi x y z इज इक्वल टू f x g y h z
ठीक, फ्रॉम इक्वेशंस कहाँ से बेटा, किन इक्वेशन से, 12, 13 एंड 14 से, तो सीधे रख दिया जाए। सो solution of the Laplace's equation can be given as fx. What is fx? a1 e की पावर I alpha x plus a2 e की पावर minus I alpha x in one bracket, b1 e की पावर I beta y plus b2 e की पावर minus I beta y in second bracket, and c1 e की पावर गामा z प्लस c2 e की पावर माइनस गामा z इन दी थर्ड ब्रैकेट। तो दिस इज द सॉल्यूशन। लेकिन बेटा हमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना है, चूंकि इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं उस रीजन में, जिस रीजन में कोई चार्ज नहीं है उस रीजन में इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बेटा, ये वेरिएबल्स भी चेंज हो जाएंगे और अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर b1 b2 जो कांस्टेंट्स है चेंज होंगे और बीटा की वैल्यू भी चेंज होगी और c1 और c2 कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज होगी अलग अलग पॉइंट्स के लिए, और गामा की वैल्यू भी चेंज होगी। चूंकि ये वैल्यू किसी एक पॉइंट के लिए आई है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z हैं, लेकिन जिस रीजन में चार्ज नहीं है और वहाँ के हर पॉइंट पर, उस रीजन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पॉइंट्स का नंबर इन्फिनिटली में नहीं हो सकता है, तो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लासेस इक्वेशन। तो उसमें बेटा हम लोग कांस्टेंट्स को वेरी करा के और ये जो कांस्टेंट्स अल्फा बीटा गामा इनको भी वेरी करा करके और मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने चल रहे हैं। हेंस मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लासेस इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लाप्लासेस इक्वेशन can be given as phi x y z, चूंकि पूरे रीजन की बात हो रही है बेटा, phi x y z इज इक्वल टू सिग्मा। अब बेटा हम इनको वेरी कराएंगे कुछ सिंबल से लेके, मान लीजिए सिंबल r या t कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिग्मा a1r, अब ये लगातार चेंज होता जाएगा, r e की पावर I अल्फा r x प्लस a2r e की पावर माइनस I अल्फा r x। अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r के लिए a1r की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, a2r की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, अल्फा r की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। सेकेंड ब्रैकेट में b कांस्टेंट b1 b2 हैं, b1s e की पावर I बीटा एस वाई प्लस b2s e की पावर माइनस आयोटा बीटा एस वाई। एंड थर्ड में स्मॉल टी मान लें, टी टाइम के लिए नहीं है बेटा, ये जस्ट वेरी करेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। गामा 1t e की पावर यहाँ पर गामा t एंड z, सॉरी बेटा ये c1t यहाँ लिखा जाएगा, c1t प्लस c2t e की पावर माइनस गामा t z, ये हो जाएगा बेटा वेयर r यस एंड t विल चेंज फ्रॉम, हो सकता है 0 से इन्फिनिटी तक जाए, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है बेटा 0 से इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो हमें लिमिटेशन भी पता चल जाएंगी और इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज को भी बढ़िया से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लासेस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको और भी कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इलैबोरेट करके लिखें, इस तरीके से डिटेल में लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लासेस इक्वेशन
बेटा इस वीडियो को बढ़िया से देख करके और सारा चीज़ एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखते हुए यहाँ तक आपको फाइनली यहाँ तक लिखना है। ठीक, एग्जाम में अगर आता है कि फाइंड सोल्यूशन ऑफ द लाप्लासिस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन यू हैव टू कंटिन्यू अप टू द लास्ट लाइन। ठीक, इस पर बेटा कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्वेश्चंस भी आती हैं, लेकिन हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासिस इक्वेशन के सॉल्यूशन को देने के बाद एक वीडियो प्रॉब्लम्स पर भी अपलोड करेंगे बना करके। ठीक है, तो अच्छे से आप इस सारे टॉपिक को बढ़िया से देख करके और लिख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।